बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, हमने लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और अब हम उस बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। डिफेक्ट्स यानी कि क्या क्या इसके अंदर कमियां थीं जिसको हम अभी नेक्स्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। बेटे, बोहर एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा, जब हमने सारी कैलकुलेशंस की तो रेडियस निकाला, एनर्जी निकाली, तो हमने z को 1 के बराबर लिया था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इसमें अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उनको ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं होता। बेटा, इसका पॉइंट नंबर 1 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा, ये हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर देता है, बट आइन लाइक हीलियम का आइन, लिथियम का आइन, बेरिलियम का आइन, ईटीसी, इनको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो एक्सप्लेन करेगा। दीज आर ऑल द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सारे वो हैं जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, बट दिस थ्योरी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास हीलियम एटम की सूरत में लिया जाए, लिथियम एटम की सूरत में लिया जाए, तो इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके अलावा भी जितने भी हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल उन्हें एक्सप्लेन नहीं करेगा। बेटा, दूसरा डिफेक्ट हम देखते हैं तो कहता है व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय मीन ऑफ हाई रेजोनेंस पावर स्पेक्ट्रोमीटर। कहता है जब हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ एक बड़ा स्पेक्ट्रम आता है। दैट इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल माइनर प्लेस द सर्वाइवर वेरी फाइन लाइंस। बेटा, वो कहता है कि एक हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो बहुत सारी सर्वाइवल फाइन लाइंस आती हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइन कैन बी सीन इन टू अदर लाइन्स। कहता है कि हम इनको अलहदा लाइन्स को देख सकते हैं। हाइड्रोजन अल्फा लाइन के लिए बेलमल सीरीज़ थी, कंसिस्ट ऑफ द 5 कंपोनेंट लाइन। अब एक बेलमल सीरीज़ के अंदर 5 कंपोनेंट लाइन्स होती हैं, इस कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर। अब ये जो 5 लाइंस मिलेंगी, हम इसे फाइन स्ट्रक्चर का नाम देंगे, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर होंगे। बेटा, एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइवल लाइन, द सिंगल लाइन सजेस्ट द ओनली वन क्वांटम नंबर। अगर सिंगल लाइन है तो एक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर रही है। इज नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय द ऑरिजिन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन। बेटा देखो कि अगर तो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन है, उसमें एक बेलेमल सीरीज में 5 लाइंस आ रही हैं और हम उनको स्टडी करके फिर हाइड्रोजन के एटम तक पहुंच सक रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बड़े एटम को लेते हैं और उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो बेटा हम उसे आसानी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को जो स्पेक्ट्रा हैं वो इतने ज़्यादा बनेंगे जिन्हें डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं बेटे कि हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन करते हुए हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है वो ही इतना ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रा है कि जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उनके स्पेक्ट्रल लाइंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक और एटम लेते हैं जिसमें 2, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हैं, वो इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि वो फाइन स्पेक्ट्रम लाइन नहीं रहेंगी, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। जब मिलेंगी तो हम उन्हें सेपरेट आउट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और हम उनको स्टडी नहीं कर सकते। बेटा, ये हमारा दूसरा इसका डिफेक्ट था। अब अगर हम तीसरे डिफेक्ट की तरफ जाएं तो बोहर सजेस्ट द सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा, वो कहता है कि जो आपका बोहर है उसने सर्कुलर ऑर्बिटल का नाम दिया और ये कहा कि आपका एक सर्कुलर ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के लिए कहा। बट रिसर्च हैव शोन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ सिंगल प्लेन। अब यहाँ पे देखें कि अगर एक ऑर्बिटल है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ, जो हमने बोहर की एक डायग्राम देखी थी। अगर वो मैं डायग्राम तक पहुंच जाऊं, और ये डायग्राम है बेटे, इसमें आपने एक सर्कुलर ऑर्बिटल का है, ये इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इसी शेल के अंदर घूम रहा है, तो इसका प्लेन एक ही होगा, कि यानी कि ये इस तरह घूम रहा है तो एक ही प्लेन में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर। अब इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इस एक ऑर्बिटल के अंदर मूव करना चाहिए, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करेगा तो बेटा उसका एक ही प्लेन रहेगा। n1 में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका भी प्लेन वही होगा, n2 में जो कर रहा है उसका भी प्लेन ऑफ मूवमेंट वही होगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए एक के अंदर एक ही वेव में मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो कहते हैं कि मॉडर्न रिसर्च हमें ये बात बता चुकी है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर मूव करता है, कि एक ही प्लेन के अंदर मूव करेगा, हकीकत में वो ऐसा नहीं है। वो 3
प्लेन्स में मूव करेगा। जिस तरह आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस कहा है, वो 3 डिमेंशन के अंदर मूव करता है हकीकत में। इसका मतलब है कि आज के दौर में हम बोहर एटॉमिक मॉडल का ये डिफेक्ट है और ये अच्छा डिफेक्ट नहीं, अच्छा मॉडल नहीं है। बेटा मैं एक दफ़ा फिर ये तीसरे पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बोहर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमता है। अगर वो उसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसका एक ही प्लेन होगा जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है, सिर्फ एक प्लेन के अंदर। लेकिन अगर हम मॉडर्न रिसर्च को देखें तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन, वो सिंगल प्लेन में नहीं होगा, बट टेक प्लेस इन 3 डिमेंशन स्पेस। वो 3 डिमेंशन स्पेस यानी कि एक्स वाई जी में मूव करेगा। एक्चुअली द एटम मॉडल इज़ नॉट फिट। यहाँ भी ये वाला एटॉमिक मॉडल जो है हमारा सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सक रहा। बेटा इसका चौथा मॉडल बात करेंगे कि बेटा व्हेन द एटम एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेक्ट्रल लाइन आर फर्दरली स्प्लिट इनटू द क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन। कहते हैं जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा मिले हैं, एक्साइटेड एटम की जो लाइनें मिली हैं, अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा क्लोज लाइन के अंदर। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड द जीमन इफेक्ट। और हम इसे क्या कहेंगे? जीमन इफेक्ट। बेटा यहाँ पे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लें कि व्हाट इज जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है? तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, आप इससे पहले कि हम डिफेक्ट की बात करेंगे, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा जीमन इफेक्ट क्या है, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि व्हेन द एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एक्साइटेड एटम किसका बेटा? हाइड्रोजन का, आर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट सेपरेट इट्स स्पेक्ट्रल लाइन आर फर्दरली स्प्लिट इनटू द क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा क्या होगा कि जब हम इसे एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा स्पेक्ट्रल लाइन मज़ीद टूट के एक नया स्पेक्ट्रा हमारे पास आ जाती हैं। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग, इस तरह की जो ब्रेक डाउन होगा और इससे जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसे हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। अब आपके बोहर ने इस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, ये इसका एक डिफेक्ट था कि इसलिए ये जो जीमन इफेक्ट है कि इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अगर हम आगे चलें तो इसी तरह ही ये देखेंगे व्हेन द एक्साइटेड एटम आर प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर हम इसे किसी हाइड्रोजन एटम को, एक एक्साइटेड एटम को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर भी बेटा स्प्लिटिंग होंगी और स्पेक्ट्रा लाइंस बनेंगी। अब इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ से आपको पहले स्टार्क इफेक्ट का पता होना चाहिए कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। 2 तरह के इफेक्ट्स हो गए बेटा, एक हो गया आपका जीमन इफेक्ट और एक हो गया स्टार्क इफेक्ट। अगर आप हाइड्रोजन, एक्साइटेड हाइड्रोजन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो उसकी जो लाइन बन रही थी स्पेक्ट्रा लाइन, वो मज़ीद डिवाइड होंगी और नई स्पेक्ट्रा लाइंस बनाएंगी, इसे हम जीमन इफेक्ट कहेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो स्पेक्ट्रा लाइन पहले से आ रही थी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो ब्रेक डाउन होके मज़ीद लाइन में, स्पेक्ट्रा लाइन में टूट जाएंगी, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो अब बोहर ने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं किया था। ये भी हमारा क्या हो गया है, एक डिफेक्ट ऑफ बोहर हो गया है। अब बात यह है कि बेटा ये चीज़ें जो हमने 4 डिफेक्ट्स पढ़े हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोहर का। बोहर के डिफेक्ट्स के ऊपर अक्सर पेपर में आ जाता है, तो ये ख़ास तौर पे ये 4 पॉइंट याद करिएगा। इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो पूछ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ से आपको जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटे। इसके अलावा इनसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इससे पहले जो हमने पढ़ा है डिफेक्ट तक, तो बेटा ये जो हमने कैलकुलेशंस की ये सब बोहर की थी। रेडियस बोहर ने निकाला था, एनर्जी बोहर की थी। ये मॉडल आज हमारा हाइड्रोजन का जो एटम को यूज़ करके बोहर ने मॉडल दिया था, ये पूरे का पूरा बोहर का काम था। आज हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे है कि मैं जिस तरह आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इस सैटरडे जो आपकी क्लास होगी ऑनलाइन क्लास, उसके अंदर वाइवा की सूरत में या मैं लिखवा के देख लूँगा यहाँ तक डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल तक, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर से पहले पहले जो हमारे आर्टिकल हुए हैं इनका टेस्ट लूँगा। बेटा अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा और अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। और ये मेरा ख्याल है चैप्टर का एक आधा आर्टिकल रह गया है। ये जो आपका एक्स रेज है ये हमारी जो नया चैप्टर है स्मार्ट सिलेबस है उसका हिस्सा नहीं है, हम ये नहीं पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे।
आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।